आज के इस वीडियो क्लास में सेमेस्टर 3 के पेपर 10 से हम लोग प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के बारे में, हाउ इज़ द प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड, गिव एन अकाउंट ऑफ द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड पोजीशंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में स्पष्ट चर्चा कर दी गई है। संविधान की धारा 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता एवं मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। There shall be a council of ministers which with the prime minister at the head to aid and advise the president in the exercise of his functions। पुनः संविधान की धारा 75 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा तथा प्रधानमंत्री की सलाह से वह अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेगा। साधारणतः राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति में स्वतंत्रता नहीं होगी, क्योंकि मंत्रिमंडलात्मक शासन प्रणाली में जो लोकसभा का नेता होता है वही प्रधानमंत्री होता है, परंतु विशेष परिस्थितियों में वह अपने अधिकार का उपयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि बहुमत दल का कोई स्पष्ट नेता नहीं हो रहा है या लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत न प्राप्त हो, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति अपने स्वविवेकी अधिकार का प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री में वे सारी योग्यताएं होनी चाहिए जो एक लोकसभा के सदस्य की होती है। बहुमत दल का नेता ही राष्ट्रपति के सम्मुख अपने पद की गोपनीयता का शपथ खाता है। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करता है। किसी भी शासन व्यवस्था का आकर्षण बिंदु और साथ साथ केंद्र बिंदु सरकार प्रधान अर्थात प्रधानमंत्री हुआ करता है, जिसका अपवाद भारत नहीं है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद परिस्थितियों की और विकास की देन है, लेकिन भारतीय संविधान धारा 74 के अंतर्गत प्रधानमंत्री पद का प्रावधान करता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की सत्ता और स्थिति के संबंध में लॉर्ड मॉरले, रामजे म्यूर और जेनिंग्स के मंतव्य उल्लेखनीय हैं, जिनके अनुसार वह क्रमशः कैबिनेट रूपी महराव का मुख्य पत्थर, राज्य रूपी जहाज का निर्देशन चक्र और सूर्य के सदृश्य है जिसके चारों ओर ग्रह घूमते हैं। ये उक्तियाँ भारतीय प्रधानमंत्री पर भी लागू मानी जा सकती है। केटी शाह संसदीय पद्धति में प्रधानमंत्री की शक्तियों के विस्तृत फैलाव की ओर संकेत देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का भी यह विचार उल्लेखनीय है कि अगर हमारे संविधान में किसी कार्यकर्ता की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से की जा सकती है तो वह प्रधानमंत्री है, यूनियन का राष्ट्रपति नहीं। अब उसके अधिकार एवं कार्यों के बारे में
प्रधानमंत्री के अधिकार एवं कार्य क्या हैं, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। प्रधानमंत्री के अधिकार और कार्यों का मूल्यांकन निम्नलिखित संदर्भों में किया जा सकता है। नंबर 1, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। नंबर 2, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। नंबर 3, प्रधानमंत्री और संसद। नंबर 4, प्रधानमंत्री और दल। जहाँ तक प्रधानमंत्री की भूमिका का प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के संबंध में लास्की की यह उक्ति सटीक है कि वह सरकार के निर्माण का केंद्र, जीवन का केंद्र और मरण का केंद्र है। तकनीकी दृष्टि से मंत्रियों की नियुक्ति में अंतिम रूप से राष्ट्रपति अधिकारी होता है, लेकिन व्यवहार में निर्णय प्रधानमंत्री का होता है और राष्ट्रपति की सम्मति औपचारिक हुआ करती है। मंत्रियों के चुनाव और विभागों के बंटवारे में प्रधानमंत्री बहुत दूर तक स्वतंत्र होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करने में फ्री हैंड का प्रयोग करता है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने मंत्रिपरिषद में परिवर्तन लाने के अधिकार को 1966, 1967, 1969, 1974, 1983 में निर्वाध प्रयोग में लाया है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का निर्माता तथा पालनकर्ता होने के साथ साथ संहारकर्ता भी है। सभी मंत्रियों का भविष्य उसके साथ जुड़ा होता है। प्रधानमंत्री के साथ विभेद की स्थिति में संबद्ध मंत्री को अपना पद रिक्त करना पड़ता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के अध्यक्ष होने की हैसियत से मंत्रिमंडल को नियंत्रित करता है। मंत्रिमंडल के निर्णय तथा नीति निर्धारण में प्रधानमंत्री का ही सर्वोपरि हाथ होता है। संविध सरकारों की स्थिति में प्रधानमंत्री की ऐसी पथ प्रदर्शक की स्थिति कमजोर हो सकती है। प्रधानमंत्री को सार्वजनिक प्रशासन का मैनेजर इन चीफ कहा जा सकता है, जो विभिन्न मंत्री और मंत्रालयों की नीतियों में समन्वय स्थापित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री सचिवालय से निसंदेह प्रधानमंत्री की स्थिति में वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री को विदेश नीति के संदर्भ में विदेश मंत्री की तुलना में स्वभावतः वरीयता का दर्जा प्रदान करता है। इसी तरह योजना आयोग, नीति आयोग की अध्यक्षता वित्त मंत्री के द्वारा न होकर प्रधानमंत्री के द्वारा होना वित्तीय मामलों में प्रधानमंत्री को वरीयता प्रदान करता है। जनसाधारण के महत्व की बातों को राज्य प्रधान तक पहुंचाने का एकमात्र माध्यम प्रधानमंत्री है। वह राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल को एक दूसरे से संबद्ध करने वाली कड़ी का काम करता है। प्रधानमंत्री राज्याध्यक्ष का प्रमुख परामर्शदाता है, जिसके परामर्श को 44वें संशोधन के परिणाम स्वरूप वह अस्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति भवन के उम्मीदवार के निर्धारण में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे ब्रिटिश प्रधानमंत्री वंचित रहे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के पश्चात राष्ट्रपति के चुनाव के क्रम में श्रीमती गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस दल का विभाजन और फखरुद्दीन अली अहमद के निर्वाचन में प्रधानमंत्री की भूमिका ने प्रधानमंत्री को और भी ज़्यादा गरिमा प्रदान की है। जहाँ तक संसद का संबंध है, प्रधानमंत्री लोकसभा को नेतृत्व प्रदान करता है। शासन की नीति से संबंधित अंतिम तथा अधिकृत घोषणाएं प्रधानमंत्री ही करता है। किसी मंत्री द्वारा दिए गए भाषण से उत्पन्न गलतफहमी को समाप्त करने की जिम्मेदारी वही निभाता है। प्रधानमंत्री लोकसभा के संचालन में भी नेतृत्व प्रदान करता है। सभी सरकारी विधेयक उसके निरीक्षण में तथा परामर्श के अनुसार तैयार किए जाते हैं। सदन में व्यवस्था बनाए रखने में वह अध्यक्ष की सहायता करता है। संसद से संबंधित एक महत्वपूर्ण शक्ति लोकसभा को भंग करने संबंधी सलाह देने की है, जिसे सामान्यतः राष्ट्रपति अस्वीकृत नहीं कर सकता है। शासन का प्रधान होने के साथ साथ प्रधानमंत्री ऐसे दल का नेता होता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है और इस तरह वह राष्ट्र की जनता का नेता होता है। प्रधानमंत्री के भविष्य के साथ दल का भविष्य संबद्ध होता है। आम निर्वाचन वस्तुतः प्रधानमंत्री का निर्वाचन कहा जा सकता है। 1952, 1957 और 1962 के आम चुनावों का भविष्य कांग्रेस के पक्ष में लाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू के अस्तित्व की सराहनीय भूमिका निर्विवाद है। 2014 तथा 2019 के आम चुनाव में भाजपा को विजयी बनाने में नरेंद्र मोदी की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। 1964 और 1966 में प्रधानमंत्री के चुनाव में दल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1971 का मध्यावधि चुनाव, दिसंबर 1971 का बांग्लादेश तथा भारत पाक युद्ध और 42वां संविधान संशोधन, अनुच्छेद 370 की समाप्ति आदि ऐसी घटना है जिन्होंने प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा में आशातीत वृद्धि की है और ये घटनाएं दल के ऊपर प्रधानमंत्री के प्रभाव के द्योतक हैं। इन विश्लेषणों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि प्रधानमंत्री का पद आवश्यक रूपेण वही होता है जो पदासीन व्यक्ति उसे बनाता है। इसी संदर्भ में नेहरू, शास्त्री, श्रीमती गांधी, श्री देसाई, श्री चरण सिंह, श्री राजीव गांधी, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री चंद्रशेखर, श्री पीवी नरसिम्हा राव, श्री मनमोहन सिंह तथा श्री नरेंद्र मोदी की स्थिति में अंतर समझा जा सकता है। मंत्रिमंडल, संसद, राष्ट्रपति, दल और राष्ट्र सभी क्षेत्रों में वर्तमान समय में प्रधानमंत्री चुंबकीय आकर्षण का अवसर प्रस्तुत करता है, जिससे उसकी भूमिका स्पष्ट होती है। ये प्रधानमंत्री ख़त्म हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोई दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।